ले जी बिस्मिल्लाह करते हैं। एंड वेलकम इन योर फर्स्ट क्लास ऑफ रिपोर्टिंग टू। इस उम्मीद के साथ कि आपको माशाल्लाह आपके रिपोर्टिंग वन के मार्क्स पता ना चलें, ऐसा ही है। हम आगाज करते हैं रिपोर्टिंग टू का। पहले ईमानदारी से बताएं, रिपोर्टिंग वन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले ये बॉयज से मैं पूछना चाहूंगा जी, कैसा हुआ पेपर? मतलब आता था सारा? नहीं, आपको लगता है जो किया आपने आप सही करके आए हैं? ऐसा लगता है जी। आपको सर, मतलब पास होने जगह किया है? आपको लगता है अब एवरेज आ जाएगा वो, मतलब 50% का जो बॉर्डर है वो क्रॉस हो जाएगा? जी जनाब, आपको कुछ ऐसा लगता है? जी गर्ल्स के मतलब, हाँ जी। आपका R1 पास है? तो आपने वो कोई दिया था, पॉज लिया था रिपोर्टिंग का? अच्छा, चले जी। एनीवेज बिस्मिल्लाह करते हैं हम। कुछ बातें पुरानी हैं, और वो पुरानी बातें एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं आपको बताऊंगा। ये आप लोगों ने FAR 1 पढ़ा था, और अब FAR कौन सा है? ये 2 है। इसमें भी वही बातें हैं। जो पेपर पैटर्न है ना आपका, उसमें मार्क्स कितने हैं? 100 मार्क्स का। और पेपर पैटर्न में जो 100 मार्क्स हैं, इसमें पेपर के 2 सेक्शन हैं। एक उसी तरह से सेक्शन 1 या सेक्शन A कह दें, और एक सेक्शन कौन सा है? B। सेक्शन A के कितने मार्क्स हैं? 50 मार्क्स। और B के भी कितने मार्क्स हैं? तो सब ऐसा ही है। अब सेक्शन A में बेसिकली आपके क्या है? शॉर्ट क्वेश्चन। रिपोर्टिंग वन में कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं सेक्शन A में? 5-6 तकरीबन आते हैं, तो मेरा ख्याल है 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। किसी क्वेश्चन के मार्क्स 10 से प्लस थे? 10 से प्लस थे? नो। मतलब ऑन एवरेज जो है ना, ये आप कह सकते हैं तकरीबन कोई 8 से 10 मार्क्स पर क्वेश्चंस होते हैं। और ओवरऑल एग्रीगेट अगर हम देखें तो कितने मार्क्स का बन जाता है जी? 50 मार्क्स का। सेक्शन B में मेरा ख्याल है कितने क्वेश्चंस? सेक्शन उसमें कितने आए थे आपको रिपोर्टिंग वन में? तो ऑलमोस्ट तकरीबन 3 ही आते हैं इसमें। ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस हैं। और इसमें जो आप कह सकते हैं इनकी जो मार्किंग डिवीजन है, उसमें सब मिनिमम क्या रखी हुई है इन्होंने वैसे? कोई 14 से लेके ना तकरीबन 20 मार्क्स तक। मेरा नहीं ख्याल कोई 25 नंबर का सवाल आया होगा आपको रिपोर्टिंग वन में भी, ऐसा ही है। तो रिपोर्टिंग टू में भी पेपर पैटर्न बिल्कुल वही है। प्लस पॉइंट ये है कि दोनों को कलेक्टिवली मिला के ना 50% स्कोर करना है। मतलब ये नहीं है कि सेक्शन A में आपके मोर देन 25 मार्क्स हो, और सेक्शन B में भी हो। अल्लाह ना करे वैसे फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान बना ले वो। तो मेरा हाल है प्राइमरी फोकस जो होता है ना किसी बच्चे को पास करने के लिए, वो सेक्शन A वाला एरिया होता है। मतलब छोटे छोटे स्टेप्स, एंड उसके थोड़े बहुत नंबर जो भी मिलते हैं ना, वो एग्रीगेट करके कोई आपकी बॉर्डर लाइन तक पहुंचा देते हैं। सही है। तो मेरा ख्याल है ऑब्वियसली इससे तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि पेपर को पास करना, मेरा ख्याल है रिपोर्टिंग टू का पेपर पास करना ना, मैं वैसे बड़े बोल नहीं बोल रहा, अल्लाह ताला बचा के रखे बुरे वक्त से, रिपोर्टिंग वन से थोड़ा सा आसान है। इन द सेंस मशहूद के हंसी निकल गई इससे। मैं आपको नाकस तजर्बा आपको बता रहा हूँ। जब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का बच्चा रिपोर्टिंग वन में आता है ना, तो ही और शी टेक्स टाइम टू एडजस्ट। रीजन इज कि एकदम वो MCQ बेस्ड पैटर्न जो होता है ना बच्चे का, वो उसमें जो फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन होता है, बिलीव यू मी, आप एमसी मेजोरिटी एग्री करेगी इससे। वो एक फॉर्मेलिटी बच्चा करता है कि यार चलो MCQ करके तो हमने करना है काम, ऐसा ही है ना। वो काफी एडजस्ट होता है पहले, फिर रिपोर्टिंग वन का उसको आइडिया होता है कि भाई ये किस पैटर्न पर क्वेश्चन हमसे कर जाए, ठीक है ना। और अब जिस तरह रिपोर्टिंग वन में बच्चा इम्यून हुआ होता है ना रिपोर्टिंग वन का, उसी पैटर्न पर रिपोर्टिंग टू का भी पेपर है। लेकिन ऑब्वियसली टॉपिक्स जो होंगे वो नए होंगे, तो जो नए टॉपिक्स हैं उनकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है, सही है। गिनती के चंद टॉपिक्स हैं, वो हम इंशाल्लाह आज थोड़ा बहुत उसका एक बर्ड आई व्यू देखेंगे। तो अल्लाह करे इसके भी नंबर आपको पता ना ही चले, सही है। तो इसमें जो आपके टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स मुझे नहीं पता कितने हैं। जितने होंगे इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी हम कवर करेंगे। कोई 11 12 13 टॉपिक्स ही हैं, जिस तरह से रिपोर्टिंग वन के लिए टॉपिक्स होते हैं। अगर आप लोग
देखना चाहते हैं तो ये मैंने एक डाटा रखा होता है, इसके साथ देखें ये टॉपिक्स हैं जी सारे। ये चैप्टर वाइज आप समझ लें एक टॉपिक है, सही है ना। जिस तरह चैप्टर वन किससे रिलेटेड है, शायद कुछ चीज़ों को आप ऑलरेडी जानते हैं, रिपोर्टिंग वन में हमने विली नीली डिस्कस की हुई है ये चीज़ें। आई एक चैप्टर वन है जिसका नाम क्या था, IS 38, सुना होगा कभी IS 38 आपने। PPE का सुना होगा ना, IS 16। ये उसके पैरेलल चलता है, वो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के लिए होता है, ये इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के लिए होता है। इनके लिए क्या होते हैं, आपको याद होगा IS 8 हमने किया था। और IS 8 हमने कहा था कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह जो होती हैं, वो लगा रहे हैं बात क्या नहीं। उसमें वो IS 8 खुद एड्रेस करता है उसको, वो IS मेरा ख्याल है हर तरह की चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को IS 8 ही एड्रेस करता है ना। मेरा ख्याल है काफी पुरानी बातें होगी, और मट्टी डाली हुई है आपने ठीक ठाक उसके ऊपर। IS 16 का याद है, कॉस्ट मॉडल को छोड़ के एक दूसरा मॉडल कौन सा होता था, मेरा ख्याल है फेयर वैल्यू मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल। और जब आप कॉस्ट मॉडल को छोड़ के रीवैल्यूएशन मॉडल पे जाते थे और 4 साल गुजर जाते थे एसेट के अगर कॉस्ट मॉडल पर, तो क्या अगले सालों में रीवैल्यूएशन मॉडल लगाने के साथ साथ पिछले 4 सालों में भी रीवैल्यूएशन मॉडल लगाते थे। वो प्रोस्पेक्टिवली याद है कि नहीं, ये वही चीजें हैं यकीन करें। इसमें भी कुछ मॉडल ऐसा ही है, एक कॉस्ट मॉडल होता है और एक इसका रीवैल्यूएशन मॉडल होता है, लेकिन नाम इसका जो है वो इंटेंजिबल एसेट है और इसकी अमोर्टाइजेशन होती है रादर देन डेप्रिशिएशन करने की। खैर करेंगे हम इंशाल्लाह, इनका कोई फायदा नहीं है डिस्कस करने में, सही है ना। कहीं जो कोर पॉइंट है ना आप देख सकते हैं, ये 14 चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स 14 नहीं है, टॉपिक्स इससे कम है। जिस तरह से मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, ये 2 चैप्टर जो है ना, इनको मिला के हम एक टॉपिक हैंडल करेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होता है वो हमें नहीं पता अभी। इसी तरह से ये एक चैप्टर जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसको मिला के हम फाइनल अकाउंटिंग जिस तरह से करते थे उस तरह के क्वेश्चंस हम हैंडल करेंगे। एंड इसी तरह कुछ चीज़ों को और भी हम मिक्सर बना के इंशाल्लाह अजीज करेंगे। तो मतलब अगर आप दो दो चैप्टर्स को कंबाइन करके देखें तो मेरा ख्याल है ओवरऑल कितने चैप्टर्स रह जाते हैं। हाँ, कितने रह जाते हैं चैप्टर्स। नहीं नहीं, माशाल्लाह आप बहुत ही सियाने हो गए हैं, आपने हर चैप्टर को मिला दिया। मतलब इन दो दो चैप्टर्स को अगर मैं मिला लूँ तो मेरा ख्याल है ओवरऑल तकरीबन को 11-12 चैप्टर्स बन जाते हैं, ऐसा है कि नहीं। और उन चैप्टर्स को करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है। जो पॉजिटिव एक चीज है ना ये है कि जो कि बीइंग टीचर में बात करूँ वो हमारे लिए काफी हैप्टिक होता है कि इसमें छुट्टियां काफी आ रही हैं इस सेशन में। रमजान है, फिर छोटी ईद आएगी, फिर बड़ी ईद आएगी, फिर मुहर्रम की छुट्टियां आएंगी, और एक दो और इवेंट आ जाते हैं, और कुछ बिला वजह आपकी अपनी कुछ जरूरियात होती हैं ना, उनके मुताबिक छुट्टियां हो जाती हैं। तो उसमें हमने ये काम खत्म करना होता है। लेकिन पॉजिटिविटी में इसको इस सेंस में कहूंगा कि रमजान के लास्ट वीक से अगर कोई छुट्टियां शुरू होती हैं आपकी, तो सारी छुट्टियों में ईद नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो टाइम मिलता है आपको जिसमें आप चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरह बड़ी ईद में भी छुट्टियां आती हैं, जो चीज़ें कवर की होती हैं आपने उनको दोबारा से आप कर सकते हैं अटैम्प्ट चीज़ों को, और इस तरह वगैरह वगैरह। तो ये एक आपकी अपनी चॉइस है, इस पर कोई बाउंड नहीं कर सकता आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना। एक छोटा सा इसमें आइडिया, मैं चैप्टर नहीं शुरू करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें डीब्रीफ करूंगा आज। मशहूर साहब कराना चाहिए वैसे इन्हें टॉपिक शुरू। मशहूर तो कहता है आज इनको करा के ना कल टेस्ट ले लेना चाहिए। एक टॉपिक है जी इसमें IS 21, ये नजर आ रहा है आपको। हमारा आज का पहला टॉपिक जो होगा ना वो कौन सा है जी, IS 21। IS 21, IS 20 किया था आपने, मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। नहीं, कौन सा था वो, गवर्नमेंट ग्रांट थी, सही है। गवर्नमेंट ग्रांट का एरिया हैंडल किया आपके पेपर में आया जो, मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल आया था, सही है। लेकिन हम तो न्यूमेरिकल करते रहे, उसने कह दिया डिस्क्राइब कर दो या डिस्कस कर दो। हाँ, वो याद है डिस्कशन में जो स्टोरी लिखानी होती थी ना आपने, वो वाली दिखानी थी। खैर अल्लाह बेहतर करेगा। अब पास्ट में जो कर चुके हैं आप, उससे पहले जो एफर्ट करनी थी वो हो गया है ना। अब प्रेजेंट में बैठ के अपना फ्यूचर प्लान बना के सही तरह से एफर्ट करें, जो ये काम है ना इसको करें। 21 में हम क्या करते हैं, इसका जो प्रॉपर नाम है ना, ये इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट है। मतलब इसका नाम अगर हम देखें स्टैंडर्ड का क्या है, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट्स। आज डॉलर कितने का है, किसी को आइडिया है, कोई आइडिया, टेंटेटिव आइडिया ही। $1 आज आज डेट क्या है जी, 19 मार्च 2025।
$1 लेट से 3.5 को खुदा का खौफ खा हया कर तकरीबन 280 का है। $1 कितने का है? ये 280 का। कितने का जी? 280 का। ये रोजाना 280 का रहता है। अब स्टोरी सुने बस, पैटर्न वही होगा, अब आपने याद करने की चीजें अंदर उसको अटेम्प्ट करना है। स्टोरी ये है कि आज आप अगर $1 किसी से, लेट से कोई ट्रांजेक्शन करना है, कोई भी ट्रांजेक्शन, $1 किसी से लोन लेते हैं, क्या करते हैं? वापस कितने डॉलर करने हैं? आपकी पाकिस्तान में जो करेंसी है, क्या ये डॉलर की करेंसी इस्तेमाल होती है? तो हमारे सारे फंक्शन जो चलते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस, वो किस करेंसी में चलते हैं? मोस्टली पाक रुपीज में। सही है। तो पाक रुपीज में हमने इसको ट्रांसलेट ट्रांसलेट समझ ले करना, यानी फॉरेन करेंसी को, जो कि फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर हमने अज्यूम किया है, इसको पाक रुपी में हम कन्वर्ट करेंगे। दिस इज व्हाट यू मे कॉल ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, फंक्शनल करेंसी। कौन सी करेंसी? फंक्शन जिसमें सारे हम चला रहे हैं। स्कैन सैलरीज पे करता है अपने स्टाफ को, स्कैन सारे मेरे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करता है, स्कैन सारे के सारे खर्चे जो अपने करता है, ये जितने भी फंक्शंस हैं किस करेंसी में करता है? स्कैन। तो इसका मतलब है स्कैन एक एंटिटी है, तो स्कैन के लिए जो फंक्शनल करेंसी है वो क्या है? पाक रुपी। तो पाक रुपी समझ लें इसकी फंक्शनल करेंसी है। तो हमने $1 लोन लिया, तो एक्चुअली हमने अपनी फंक्शनल करेंसी में 280 रुपी लोन लिया। और समझ रहे हैं, हमने 1 साल के बाद ये लोन वापस करना है। अभी मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, हमने कितने डॉलर्स वापस करने हैं? $1। ऐसे ही है कि नहीं? ये डॉलर हमारी फंक्शनल करेंसी है। तो हमारी फंक्शनल करेंसी क्या है? अब हमने 1 साल के बाद जो लोन वापस करना है $1 का, माइट भी उस वक्त $300 का हो, ठीक है? और ये भी हो सकता है उस वक्त डॉलर जो है 150 का हो जाए। रह रहे कि नहीं? तो जो प्लस माइनस आता है किसमें? फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट में क्या आता है? प्लस माइनस। उसके अंदर जो चेंजेस है उसको एड्रेस करता है कौन? IS-21। और हमें गाइडलाइन देगा ये किस तरह से हमने हैंडल करना है। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। लोन आपके लिए क्या है? एसेट है कि लायबिलिटी है? इनकम है या एक्सपेंस है? लायबिलिटी को वापस करना टेंशन होती है। आपको क्या लगता है $1 अगर 280 का है, आपकी क्या ख्वाहिश होगी जब लोन वापस करें तो डॉलर की कीमत बढ़ जाए या कम हो जाए? कम हो जाए। ऐसा है क्या नहीं? अगर कम होगी तो आपको क्या फायदा मिलेगा? देना तो आपने डॉलर ही है। आपकी जेब से आज मेरा ख्याल है अगर आप डॉलर खरीदे 280 जाता है, लेकिन आपने आज लोन टेकिंग की है 280 की, यानी कैश इनफ्लो हुआ है। क्लियर है? 1 साल के बाद जाकर अगर आप $1 वापस करें और आपकी जेब से 300 जाए, कितना जाए? तो ओवर एंड अबाउ कितना गया? वो 20। वो जो 20 है ना, दैट इज एक्सचेंज लॉस। क्या चीज है? मैं एक्सचेंज गेन नहीं कह रहा इसको, इसको एक्सचेंज गेन भी कहेंगे। हम एक्सचेंज गेन समझ रहे हैं और एक्सचेंज लॉस समझ आ रहे हैं। अब जो फॉरेन करेंसी आपकी फंक्शनल करेंसी में ट्रांसफर हो रही है ना, तो उस केस में जो प्लस माइनस आ रहा है ना, कभी उसको गेन कहेंगे, कभी उसको लॉस कहेंगे। हमेशा गेन नहीं कहेंगे, हमेशा लॉस नहीं कहेंगे हम। ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। आपके लिए कोई पेएबल है तो उसको पे करना है आपने। ऐसा ही है ना? मैं टॉपिक नहीं करा रहा, यकीन करें, मैं जनरल बात कर रहा हूँ अभी। आपने किसी को $1 में पे करना है तो टेंशन है। डॉलर महंगा हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी? डॉलर और महंगा हो जाए तो मेरा ख्याल है जितना आपने पे करना है वो सारी की सारी टेंशन आपके लिए है। और अगर डॉलर प्लस 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 होता जा रहा है तो वो एक्सचेंज जो लॉस है ना आपकी, वो टेंशन है सारा। ठीक है नहीं? सपोज करें आपने किसी को चीज सेल की है, क्या की है? और ऑन क्रेडिट आपने सेल किया, तो समवन विल बिकम योर रिसीवेबल। और अगर वो रिसीवेबल भी कौन है? फॉरेन करेंसी का रिसीवेबल है। क्या है? कोई यूएसए का कस्टमर आपका, उसको आपने गुड्स सेल की है, तो अगर आपने उससे पैसे लेने तो किस करेंसी में लेने हैं? फॉरेन करेंसी में। और फॉरेन करेंसी कौन सी है? डॉलर से मिले। $1 अगर आपको मिलेगा तो कैश इनफ्लो है इन फ्यूचर। अब मुझे बताएं, उस बंदे ने आपको 1-2 महीनों के बाद पैसे देने हैं, आपकी क्या ख्वाहिश होगी? डॉलर सस्ता हो जाए कि डॉलर महंगा हो जाए? महंगा क्यों हो जाए? क्योंकि जब आपको $1 मिलेगा और डॉलर महंगा हो गया, मतलब डॉलर खुदा खासा 400 का हो गया, एक बात कह रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है जब आप $1 को कन्वर्ट करेंगे अपनी फंक्शनल करेंसी में तो ₹400 मिलेगा आपको। फॉलो करें बात के नहीं? जितने भी लोग मेजोरिटी जो कर रहे हैं ना फ्री लांसिंग का काम, ऑनलाइन जो काम करते हैं, दे विश के डॉलर जो है ना वो महंगा होता है। इनडिफरेंट होकर बात कर रहा हूँ मैं, तो पाकिस्तान का फायदा है नुकसान है वो अलग बात है। वो कहते हैं डॉलर और महंगा हो जाए। और क्यों? उनकी जो पेमेंट्स वगैरह उनको रिकवर होती है ना कस्टमर से, वो फॉरेन करेंसी में होती है। क्या होती है? एडवांस। अगर वो फॉरेन करेंसी महंगी होती जाएगी तो वो पाक रुपये में इतने पैसे मिलने से पहले वो इतने पैसे मिलेंगे तो उनके लिए फायदा है। लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल होती है और डॉलर जो है उसकी प्राइस नीचे आती है,
तो उन हजरात को मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा इशू नजर आता है। उसकी रीजन समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि उनको डॉलर्स में जो पेमेंट आती है वो क्या होता है, जब कन्वर्ट कराएंगे तो इतने पैसे आने थे, अब थोड़े पैसे आएंगे। क्लियर है कि नहीं? $1 किस तरीक को हमने 280 का कंसिडर किया, मैं बात कर रहा हूं, अगर 31 मार्च 2025 को ये डॉलर, $1 कितने का हो जाए, 300 का। समझ आ रही कि नहीं? दो डिफरेंट डेट्स पर एक्सचेंज रेट नजर आ रहे हैं, ऐसा कि नहीं? ये क्या चीज है, एक्सचेंज रेट। और ये भी क्या चीज है, अब दो डिफरेंट डेट्स पर इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है, ये रुपीस की बात कर रहा हूं। अगर ये 20 का डिफरेंस आ रहा है तो इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सचेंज रेट्स का डिफरेंस। एक्सचेंज रेट नहीं, एक्सचेंज रेट्स। रेट्स का मतलब एक से ज्यादा रेट्स होंगे, तो दो डिफरेंट डेट्स पर जो एक्सचेंज रेट का कंपैरिजन करके डिफरेंस आता है ना, दैट इज नोन एज एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस आपके लिए फेवरेबल भी हो सकता है, एक्सचेंज डिफरेंस आपके लिए अनफेवरेबल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कोई चीज एसेट है आपके लिए, कोई चीज लायबिलिटी है। अगर ये चीज लायबिलिटी है तो एक्सचेंज डिफरेंस क्या होगा, इसे कहते हैं एक्सचेंज लॉस। और अगर ये आपके लिए एसेट था यानी कोई रिसीवेबल था तो ये एक्सचेंज है गेन था। समझ आ रही है? छोटी छोटी बातें इसमें, और ये मेरा हाल 2-3 लेक्चर में इंशाल्लाह हम खत्म कर लेंगे इस चीज को। 21 जो स्टैंडर्ड है ये किसको डील करता है, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। किसको? अब मेरा एक कस्टमर है मिस्टर ए, उसको मैंने 5,000 रुपए की चीज सेल की, क्या उसने महीने बाद मुझे पे करना है कितना, 5,000 रुपया, है ऐसा करें? आज $1 जो था वो था 280 का, और एक महीने बाद वो डॉलर हो जाएगा 290 का। बात समझ है क्या नहीं? तो मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है IS-21 के साथ, क्योंकि मेरा कस्टमर जो है वो मेरा लोकल कस्टमर ही है, और लोकल कस्टमर ने मुझे पैसे देने हैं किसमें, पाक रुपी में, और मैंने सेल उसको किसमें की है। इसका मतलब है यहाँ पर थोड़ी सी जो गेम है ना चेंज है IS-21 में। यहाँ पर आपके कस्टमर्स या आपके सप्लायर्स जो है ना, ये कौन सी होने चाहिए, ये फॉरेन कस्टमर या फॉरेन सप्लायर्स होने चाहिए, जिनके साथ डील किस में चल रही है आपकी, फॉरेन करेंसी में। क्योंकि वो फॉरेन करेंसी में डील चलेगी तो उसको प्लस माइनस करके आप एडजस्ट करेंगे और गेन को या लॉस को अपनी बुक्स में इंकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है कि नहीं? ये एक जनरल सी बात थी, अभी मैं कोई डबल एंट्री नहीं बता रहा। तो पहला एरिया आपको अगर समझ आ गया हो इसका, फिर इसमें कुछ आइटम्स होती हैं। आइटम्स का मतलब कोई एसेट्स भी हो सकती हैं या कोई लायबिलिटीज भी हो सकती हैं। इन आइटम्स में कुछ आइटम्स होती हैं कौन सी, मॉनेटरी आइटम्स, और कुछ कौन सी होती हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम्स। आपको आइडिया है इनका, मॉनेटरी आइटम्स का, नॉन मॉनेटरी आइटम्स का आइडिया है? कभी पढ़ा हुआ है किसी टॉपिक में, रिपोर्टिंग वन के हैं? अच्छा, रिपोर्टिंग वन में किसमें पढ़ा, हाँ बताओ फिर क्या फर्क है, कोई बताएं, आपको कोई वॉलंटियर, हाँ हाँ। वो जो एक जनरल परसेप्शन है ना इकोनॉमिक्स में, आपने पढ़ी हुई हो किसी हद तक, सही पढ़ी हुई है, मैं नहीं कह रहा गलत। ये पंखा जो है इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर कर सकते हैं इसकी वर्थ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जब आप रीवैल्यूएशन करवाते थे किसी एसेट की तो आप कोई ना कोई फेयर वैल्यू लगवाते ही थे ना। इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी तो मेजर ये भी हो जाता है। तो खाली ये कहना कि जो चीज इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर हो सकती है वो मॉनेटरी है, जो नहीं हो सकती वो नॉन मॉनेटरी है, जी गलत है। क्योंकि ये आपके कुछ एसेट्स जो कि मनी टर्म्स से मेजर हो भी सकते हैं, इवन आफ्टर वो मनी टर्म्स से मेजर होने के वो मॉनेटरी आइटम्स नहीं होते। तो मॉनेटरी का तो मुझे नहीं पता क्या है, पहले ये देख लें। नॉन मॉनेटरी क्या आइटम्स होती हैं, आइटम्स ये चार, नॉट मॉनेटरी आइटम्स, यानी कि सारा स्यापा किस पर आ गया, मॉनेटरी आइटम्स की अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है? जो आइटम्स मॉनेटरी नहीं होंगी वो कौन सी हैं, बोलो, जो आइटम्स मॉनेटरी नहीं होंगी वो कौन सी हैं, नॉन मॉनेटरी आइटम्स है। तो मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग किसकी चाहिए, मॉनेटरी आइटम्स की। क्यों, इसमें क्या है, जो आइटम मॉनेटरी आइटम की डेफिनेशन मीट नहीं करेगी वो क्या बन जाएगी, नॉन मॉनेटरी आइटम आ जाएगी। गुड।
अच्छा जी, मॉनेटरी आइटम क्या चीज है? मॉनेटरी आइटम्स, आपके पास यूनिट ऑफ करेंसी, आपकी जेब में पड़ा हुआ कैश, यूनिट ऑफ करेंसी, यूनिट समझ रहे ना? आपके पास 5,000 रुपया पड़ा हुआ है, ऐसा कि नहीं? किस करेंसी का? कोई करेंसी है ना, 5,000 क्या पड़ा हुआ है? पाखरू भी पड़ा हुआ। आपकी जेब में $1,000 भी पड़ा हुआ है, ये भी क्या है? यूनिट ऑफ करेंसी है ना, यानी ये भी करेंसी है। लेकिन अब करेंसी का नाम पाखरू भी नहीं है, क्या है? आपके पास पाउंड्स पड़े हुए हैं, आपके पास येन्स पड़े हुए हैं, आपके पास युआन्स पड़े हुए हैं, ये सारे यूनिट ऑफ करेंसी हैं। तो ये जितने भी यूनिट ऑफ करेंसी हैं, ये सारे के सारे आपके लिए क्या आइटम्स है? मॉनेटरी आइटम्स है। क्या है? अब आप ये नहीं कहेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी मुझे कर सकते इसलिए मॉनेटरी है, नहीं, ये यूनिट ऑफ करेंसी है। पक्का? एक और केस, कोई आपका ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट क्या, मेरा मेरा आपका डन हुआ है कि इन फ्यूचर आप मुझे पे करेंगे या मैं आपको पे करूंगा इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी, इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी, वालेकुम अस्सलाम, इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट ऑफ, मतलब मैंने आपसे कोई चीज खरीदी है, मैं फ्यूचर में आपको $10 पे करूंगा। कितना पे करूंगा? तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है मेरा आपका कि मैंने कुछ चीज आपसे खरीदी हुई है और मैं फ्यूचर में पे करूंगा। क्या पे करूंगा? जितना मर्जी पे करूंगा? नो, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी। क्या यूनिट ऑफ करेंसी क्या रखा हमने? डॉलर। और फिक्स नंबर क्या रखा है? तो ये भी जो कमिटमेंट है ना हमारा, किस फॉर्म में हमने पे करना है? यूनिट ऑफ करेंसी की फॉर्म में ना। तो ये भी क्या चीज है हमारे लिए? मॉनेटरी आइटम है। अब एग्जांपल है, मैंने आपसे एक मशीन खरीदी है $1,000 की, कितने की? मेरे पे क्या करना है आपको? और कितना पे करना है? $1,000 पे करना है। मेरे पास आया क्या? मशीन। अगर मुझे मशीन डिलीवर कर दिया है, मैं डेबिट करूंगा मशीन, और आपको मैंने अभी पे नहीं किया, मैं महीने बाद पे करूंगा, तो यू विल बिकम माई पेएबल। पेएबल क्रेडिट हो जाएगा एंड डेबिट क्या हो जाएगा? मशीनरी। अब दो आइटम्स इसमें जनरेट हो गए, एक एसेट डेबिट हो गया और दूसरा एक लायबिलिटी क्रेडिट होगी। एम आई राइट? अब कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट क्या है हमारा? क्या मशीन एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है या पेएबल एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है जिसको हमने इन फ्यूचर पे करना है? पेएबल को क्या पे करना है हमने? हमने $1,000 पे करना है। मेरा ख्याल है समझ आ गया नहीं? तो 1,000 क्या है? फिक्स्ड नंबर है। बोला गा रहे बात करें। एंड डॉलर क्या है? यूनिट ऑफ करेंसी है। एंड व्हाट इज डॉलर फॉर अस? दैट इज अ फॉरेन करेंसी। मेरा ख्याल है समझ आ रही कि नहीं? तो ये हमारा जो पेएबल है, ये क्या कंसीडर किया जाएगा हमारे लिए? ये एक मॉनेटरी आइटम कंसीडर किया जाएगा। पे करें बात क्या नहीं? व्हाट अबाउट पीपीई जो हमने डेबिट किया या एसेट जो हमने डेबिट किया है, क्या वो कैश है? बोलो, क्या वो यूनिट ऑफ करेंसी है कोई, या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है कि फ्यूचर में उसने पैसे लेके आने हैं हमारे लिए? नो। तो ये फिर डेफिनेशन अगर मीट नहीं कर रहा किसकी? मॉनेटरी आइटम की, तो दिस वुड बिकम कौन सी आइटम? नॉन मॉनेटरी आइटम। तो सिंपल वर्ड्स में दो बातें, मॉनेटरी आइटम्स क्या है? यूनिट ऑफ करेंसी, यूनिट ऑफ एनी करेंसी, कोई भी करेंसी का यूनिट, और एनी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, एनी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट द सेटलमेंट ऑफ विच विल रिक्वायर फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी। अब वो एग्रीमेंट लायबिलिटी की सेंस में भी हो सकता है, वो एग्रीमेंट रिसीवेबल की सेंस में भी हो सकता है। मतलब मैंने आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, क्या आपने मुझे पैसे दिए उसके? नो। आपने पैसे कब देने हैं? फ्यूचर। तो यू विल बिकम माई रिसीवेबल। तो आप मेरे रिसीवेबल हो, तो एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है मेरा और आपका कि आपने इन फ्यूचर मुझे क्या पे करना है? एक फिक्स्ड नंबर, एक फिक्स तादाद, किसकी? किसी करेंसी के यूनिट्स की। बेकार है बात क्या नहीं? तो यहां पर मेरा ख्याल है ये रिसीवेबल के नाम से मेरे लिए क्या होगा? एक मॉनेटरी आइटम जनरेट होगी। और जो आइटम मॉनेटरी की डेफिनेशन मीट नहीं करेगी, वो आइटम कौन सी बन जाएगी? ये मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी की तमीज बहुत जरूरी है जी। उसकी रीजन पता है कि हम स्टैंडर्ड कौन सा कर रहे हैं? IS 21। IS 21 ना मॉनेटरी आइटम का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना किसका, वो कहता है ऐसे करना है, ये लेफ्ट टर्न दे रहा हूँ, ठीक है ना? और नॉन मॉनेटरी का कैसे करना है? वो राइट टर्न है। यानी कि दोनों का ट्रैक ही डिफरेंट है। मॉनेटरी आइटम को किस तरह से लेके चलना है और नॉन मॉनेटरी आइटम को किस तरह से लेके चलना है, ये दोनों को अलग अलग करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि भाई ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है ना? तो मॉनेटरी आइटम की क्या डेफिनेशन हमने फाइनलाइज की फिर? मॉनेटरी आइटम्स, इसमें क्या आ सकता है? यूनिट ऑफ एनी करेंसी या एनी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, the settlement
of which will require fixed number of यूनिट ऑफ करेंसी। याद रहेगी, ये दोनों चीजें कौन सी हैं? मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी की डेफिनेशन मैंने पहले बता दी। क्या? जो आइटम्स मॉनेटरी नहीं होगी वो आइटम्स कौन सी कंसीडर की जाएगी? वो नॉन मॉनेटरी। तो मॉनेटरी आइटम में फिक्स नंबर होंगे। हम एक कुर्सी खरीद रहे हैं, मॉनेटरी आइटम है कि नॉन मॉनेटरी? और कुर्सी खरीद रहे हैं हम, मॉनेटरी आइटम है चेयर के नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी क्यों है? क्या जो चेयर है हमारे पास वो यूनिट ऑफ करेंसी है कोई? बोलो, क्या चेयर हमारे पास कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है कि इन फ्यूचर इसने पैसे ला के देने हमें? आप लोग स्कैंस के स्टूडेंट्स हैं, स्कैंस के पास ये जो फर्नीचर है स्कैंस का एसेट है, कि मॉनेटरी आइटम है कि नॉन मॉनेटरी आइटम है? स्कैन, ये क्यों नॉन मॉनेटरी, पहले समझने की कोशिश करें। स्कैंस ने इस फर्नीचर की कोई ना कोई वर्थ अपनी बुक्स में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेजर करके दिखाई होगी ना, लेकिन इस वजह से इसको मॉनेटरी आइटम कहना कि भाई उसकी वैल्यू मेजर हो रही है, नो, गलत है। इसका कोई डन हुआ हुआ है फिक्स, आपके साथ को डन हुआ हुआ है कि सिर्फ आप ही ने फर्नीचर में बैठना है? आज हम रूम चेंज कर दें अगर आप लोगों का, तो मेरा ख्याल है ये फर्नीचर फिर आपसे तो कोई बेनिफिट नहीं ना ले रहा। तो ये कौन सा एसेट है हमारा? ये मॉनेटरी एसेट नहीं, ये कौन सा एसेट है? ये नॉन मॉनेटरी एसेट है। तो IAS 21 हमें क्या कहता है जी? ट्रांसलेशन समझ रहे हैं क्या होता है? फॉरेन करेंसी को लोकल करेंसी में, सीधे सीधे वर्ड में, फॉरेन करेंसी को किस में? लोकल करेंसी में ट्रांजेक्शन में, मतलब ट्रांसलेट करना, इसको ये कहते हैं। ऑन द स्पॉट, रेड हैंडेड पकड़ा गया बंदा, ऑन द स्पॉट, समझते हैं? ऑन द स्पॉट। तो इसी तरह से ना एक एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट समझ आ रहा है? एक्सचेंज रेट को हम एक टर्म यूज कर रहे हैं, स्पॉट रेट। कौन सा रेट? स्पॉट रेट। स्पॉट रेट क्या होता है? जो ट्रांजेक्शन की डेट होती है ना, कौन सी? मतलब मैंने आपसे आज कोई शॉपिंग की ही नहीं, तो आज ट्रांजेक्शन हुआ, तो आज का जो मर्जी एक्सचेंज रेट हो, ये स्पॉट रेट नहीं है मेरे लिए। बेकार है बात, क्या नहीं? लेकिन अगर मैं आपसे आज खरीद लूं $5,000 की चीजें, तो मेरा ख्याल है आज जो डॉलर का एक्सचेंज रेट होगा ना पाक रुपी में, वो हमारे लिए एक्सचेंज रेट होने के साथ साथ क्या है? स्पॉट एक्सचेंज रेट है। क्या चीज? और ये स्पॉट एक्सचेंज रेट इनकॉर्पोरेट करवाएगा फाइनेंशियल ट्रीटमेंट जो उसका हमने अपनी बुक्स में करना। याद रहेगी बात, क्या नहीं? फिर एक सेटलमेंट होगी। सेटलमेंट समझ नहीं कि आप मेरे पेएबल है या मैं आपका रिसीवेबल, वट एवर, एक मामला सेटल होगा। वंस अगेन एक ट्रांजेक्शन होगा। बोलो, वंस अगेन एक ट्रांजेक्शन होगा कि मैंने आपको डॉलर पे करने हैं या आपने मुझे डॉलर पे करने हैं, जिस तरह से भी है, वो भी उस दिन का भी रेट कौन सा कंसीडर किया जाएगा? एक्सचेंज रेट। कौन सा? स्पॉट एक्सचेंज रेट। और एक तीसरी बात, बस इसके अलावा नहीं मैं आगे बताऊंगा, ज्यादा हो जाएगा ना। तीसरी बात क्या है? आज मैंने आपसे कोई चीज खरीदी है, आज तारीख क्या थी? और मेरा आपका डन हुआ है कि मैंने आपको ना 14 अगस्त को पे करना। कब पे करना है? तो एक ट्रांजेक्शन आज हुआ 19 मार्च को, और एक ट्रांजेक्शन होगा 14 अगस्त को, तो दोनों दिन एक्सचेंज रेट सेम रहेगा? नो, वो जो एक्सचेंज रेट होगा ना, वो स्पॉट रेट कंसीडर किया जाएगा दोनों दिनों। बेकार बात करें। मीन वाइल मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा जो ईयर एंड है ना, अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है जो, वो मेरा है 30 जून। क्या चीज? तो 30 जून इन बिटवीन आता है इन दोनों डेट्स के। तो 30 जून जो ईयर एंड है ना मेरा, 30 जून 2025, उस ईयर एंड को भी तो कोई ना कोई रेट होगा ना, एक्सचेंज रेट। उस एक्सचेंज रेट को जो ईयर एंड पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये स्टैंडर्ड उसके लिए वर्ड यूज करता है कि ये क्लोजिंग एक्सचेंज रेट होगा। कौन सा होगा? तो ये तीनों स्पॉट रेट ही हैं एक किस्म का, देखा जाए ना तो। कोई तीन ट्रांजैक्शंस के साथ हम अगर रिलेट करें, तो ट्रांजैक्शन वैसे ईयर एंड पे तो नहीं हो रहा, लेकिन जिस स्पॉट पर, जिस डेट पर जो एक्सचेंज रेट होगा, वो स्पॉट रेट कंसिडर कर ले। ईयर एंड पे जो रेट होगा ना एक्सचेंज रेट, उसे क्या कंसिडर किया जाएगा? क्लोजिंग रेट। और जो ट्रांजैक्शन डेट पर रेट होगा, उसे क्लोजिंग रेट नहीं कहेंगे, उसे स्पॉट रेट कहेंगे। और ट्रांजैक्शन रोजाना होता जा रहा है और फॉरेन करेंसी में हो रहा है, तो रोजाना जो एक्सचेंज रेट है वो कौन से हैं? वो स्पॉट एक्सचेंज रेट ही है। मेरा ख्याल है समझ आ रही क्या नहीं? एक मैंने टर्म यूज की है एक्सचेंज रेट की, एक मैंने टर्म यूज की है स्पॉट एक्सचेंज रेट की, एक मैंने टर्म यूज की है क्लोजिंग एक्सचेंज रेट की, और एक मैंने टर्म यूज की है एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस समझ आ रहा है? दो, कम से कम दो, सुन मेरा भाई, दो डिफरेंट डेट्स पर, बोला गाने बात करें, जो एक्सचेंज रेट होगा ना, उनका आपस में कंपैरिजन करके जो डिफरेंस निकलेगा, दैट इज नोन एज एक्सचेंज डिफरेंस। ये मैंने आपके सामने किया थोड़ा सा। दो डिफरेंट डेट थी, और दोनों में $1 पहले 280 का था, फिर कितने का हो गया? 320 का, या सॉरी 300 का। डिफरेंस कितना निकला?
और डिफरेंस कितना निकला। लो एक छोटी सी एग्जांपल एंड देन मैं एंड करूंगा काम। IS 21 कहता है जी जो मॉनेटरी आइटम्स है ना आपकी, क्या मॉनेटरी आइटम्स का मतलब, मॉनेटरी आइटम्स वो है जो नॉन मॉनेटरी नहीं है, यही है ना डेफिनेशन, बोलो। नो, नॉन मॉनेटरी आइटम्स वो है जो मॉनेटरी नहीं है, लेकिन मॉनेटरी आइटम्स कौन है, मॉनेटरी आइटम कौन सी है, जो 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 पता नहीं सर वो क्या है, तो फिर जग मारने के लिए पहले दिन हम तैयार हो गए हैं कि भाई हमें सर पाँव नजर नहीं आना और बस तीर मारने शुरू कर देने हमने, ऐसा नहीं है। मॉनेटरी आइटम्स कौन सी है, यूनिट ऑफ करेंसी, ठीक है ना। एट टाइम कई बुक्स में आपको लगेगा कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये भी यूनिट, ठीक है, कैश इन हैंड। आपके पास जेब में क्या पड़ा हुआ कैश, किस किस फॉर्म में पड़ा हुआ वो कैश है, वो यूनिट ऑफ करेंसी ही है ना, तो वो मॉनेटरी आइटम है, ऐसा कि नहीं। कैश एट बैंक, बैंक में भी पैसे पड़े होंगे तो मेरा ख्याल है वो भी क्या है, आपने को फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन करवाया हुआ कौन सा, तो आपको नहीं पता उस फॉरेन करेंसी अकाउंट में क्या रखा हुआ आपने, ज्वेलरी रखी हुई है, क्या रखा हुआ, कैश, किस में, कोई ना कोई तो यूनिट ऑफ करेंसी है ना, क्या ख्याल है। मतलब आज समझ लें कि आपने सऊदी रियाल का एक अकाउंट ओपन करवाया हुआ, तो सऊदी रियाल इज नो योर योर फंक्शनल करेंसी, ठीक है ना। फंक्शनल करेंसी जिसमें मैं अभी डेफिनेशन की तरफ नहीं जा रहा, फंक्शनल जिसमें प्राइमरीली जो सारे ट्रांजेक्शन चल रहे हैं दैट इज नोन एज फंक्शनल करेंसी, ठीक है नहीं। अब जो करेंसी आपकी फंक्शनल करेंसी नहीं है, मतलब सिंपल वर्ड्स में अ करेंसी विच इज अदर देन योर फंक्शनल करेंसी, दैट करेंसी इज अ फॉरेन करेंसी। फॉलो करें बात कह रही, जो बंदा पाकिस्तानी है, फॉलो करें बात कह रही, वो तो है ही पाकिस्तान का बंदा ना, तो जो पाकिस्तानी नहीं है, बाहर से आया हुआ है, उसे कहते हैं ना फॉरनर है जी, फॉलो करें बात। लेकिन पाकिस्तानी ही जो बाहर जाके सेट हुआ हुआ है, अगर वो वापस पाकिस्तान आता है तो वो भी फॉरनर बन जाता है, बोलो। वो भी पाकिस्तानी है ना, लेकिन वो ओवरसीज पाकिस्तानी भाई स्टे उसने उधर किया हुआ है, लेकिन ओवरसीज कंट्री जो है ना, उनके लिए वो फॉरनर है जो पाकिस्तानी वहां गया हुआ, क्योंकि उनके अपने लोग वहां के जो है ना वो उनके लोकल लोग हैं। बात समझ आई कि नहीं। तो फंक्शनल करेंसी के अलावा जो भी करेंसी है, वो डॉलर है, वो पाउंड्स हैं, वो दिनार है, वो रियाल्स हैं, जो भी है वो क्या है सारी, और ये जो है ना ये हैंडल कराता है IS 21 जितने भी फॉरेन करेंसी है ना उनको किस तरह से ट्रीट करना है। तो आज हम बात करते हैं छोटी सी मॉनेटरी आइटम्स की, किन की, यूनिट ऑफ करेंसी, जो किसी भी तरह के यूनिट्स हो सकते हैं। नंबर 2 क्या है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट जिसकी सेटलमेंट में यूनिट ऑफ करेंसी भी इस्तेमाल होने हो, और यूनिट ऑफ करेंसी पहले से डिटरमिन्ड हो कि भाई ये होना है, ये पंखा बिक सकता है, ये मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर बिक सकता है, ये डाइस बिक सकती है, ऐसा है कि नहीं, और यूनिट ऑफ करेंसी में भी बिक सकती है ऐसा। क्या आज आप डिटरमिन कर सकते हैं कि ये कितने में बिक सकती है ना। एक्चुअली जब ये बिकेगी तो फिर ये आपके कंट्रोल से निकल गया, जब इसका डिस्पोजल कर दिया, दिस इज नो मोर योर एसेट, और इसके एक्सचेंज में क्या चीज आई आपके पास, कैश। तो कैश जिस यूनिट ऑफ करेंसी में भी आया वो आपके लिए एक मॉनेटरी आइटम बन के एग्जिस्ट करेगा। और अगर वो मॉनेटरी आइटम आपके पास कैश इन हैंड आया किस फॉर्म में, पाक रुपी में, किसमें, हराम हो जाएगा उस पर IS 21, क्योंकि IS 21 तो डील करता है फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन को। मेरा हाल समझ आई कि नहीं। थोड़ी सी अकल अगर आपकी जाग गई है ना इससे, तो जरा समझिए अब आगे काम मुश्किल नहीं है। आपने ना यूके में एक लैंड खरीदी, क्या खरीदी, यूके में एक लैंड, तो वो लैंड वहां आप किस करेंसी में खरीदेंगे, पाक रुपए में तो नहीं खरीदेंगे ना बेटा, ये तो जुल्म हो जाएंगे। यूके की करेंसी क्या है मेरा ख्याल है, पाउंड्स है ना। तो अब यूके में आपने पाउंड्स में पे की, अब वो लैंड अगर वहां से उठा के पाकिस्तान लाना चाहें तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, लगेगी ना, मैं कहा शायद लगेगी, नहीं आ सकती। तो वो लैंड कहाँ रखी है आपने, यूके में, और आ ही नहीं सकती ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अब वो लैंड आपने वहां किसी मकसद के तहत खरीदी है, बोला करे बात करें, और अपने माशाल्लाह कॉमन सेंस एक्टिव करें, वही पुरानी बातें हैं, वही पुराने माशाल्लाह चेहरे हैं, और इस तरह से कॉमन सेंस अगर आप यूज करें तो आप हैंडल कर लेंगे उसी तरह से। मैंने कोई पर्पज नहीं रखा हुआ, बस एवे पैसे थे तो हमने क्या कहा जी, यूके में लैंड खरीद लेंगे, IS 40 लग रहा है, और मैं पाकिस्तान में रह के अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस करेंसी में बनाना चाहता हूँ, ऑब्वियसली पाक रुपी में ना, SECP की रिक्वायरमेंट है कि भाई पाक रुपी में बना के दिखाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, मेरे पास एक लैंड है जो मेरा ख्याल है अदर देन पाकिस्तान कहीं एग्जिस्ट कर रही है, और वो मेरे लिए क्या है,
एसेट है। कौन सा एसेट है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है और नॉन गारंटी है। और आईएएस किसके अंडर आ रहा है? तो अब यहाँ पे दो चीजें एक ट्रैक पर इकट्ठी होने लगी है। एक तो आईएएस 40 आ गया उस ट्रैक पर, भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, एंड साइमल्टेनियसली दूसरा उस ट्रैक पर आईएएस 21 भी आ गया वजह। ओ भाई वो फॉरेन करेंसी में है। किसमें है? अब मुझे ये बता दे, वो लैंड हमारे लिए मॉनेटरी आइटम है या मॉनेटरी आइटम है? ये मॉनेटरी आइटम है, बता दें। हाँ बिक सकती है सर, बिक भी सकती है, कितने में बिक सकती है? पाउंड्स में बिक सकती है। तो आप बता सकते हैं एग्जैक्ट कितने पाउंड्स ला के देगी आपको आज? बताएं। लेकिन अगर आप कहें नहीं सर ये वो डील होगी और बिकी और ये वो, तो फिर लैंड आपका ऐसा नहीं है यार, फिर उसका काम उसका पता तोड़ दें। फिर वो बंदा जिसने पैसे आपको दे दिए हैं तो वो कैश आपका एसेट है। और अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो बंदा रिसीवेबल है आपका। क्या खा रहा है वो मुझे बताएं, ये लैंड आपकी मॉनेटरी आइटम है? कौन सी आइटम है? नॉन मॉनेटरी आइटम। क्या चीज? अब इस नॉन मॉनेटरी आइटम का काउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, ये एक अलग इशू है। हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी आइटम की। आपको याद है कॉस्ट मॉडल होता था और एक उसका। तो जब आप इस लैंड की फेयर वैल्यू लगवाएंगे, कहाँ से लगवाएंगे इसकी? मेरा ख्याल है तो जाकर चौहान स्टेट वालों से लगवा लेंगे। कहाँ से लगवाएंगे? यूके मार्केट से लगवाएंगे। तो यूके वाले उस लैंड का रेट किस करेंसी में लगाएंगे? एंड वंस अगेन हमारे लिए वो एक दोबारा इशू बनेगा कि भाई जो रेट उसका लगा, अगर उस रेट तक हमने ले जाना है तो वो एक्सचेंज रेट उस दिन का जिस वक्त उन्होंने रेट फेयर वैल्यू लगवाई है वो पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ताकि प्लस माइनस करके कोई एडजस्टमेंट कर सके हम इसकी। और क्लियर है कि नहीं? तो ये आइटम कौन सी बन रही है? नॉन मॉनेटरी। तो नॉन मॉनेटरी कर देते हैं हम साइड पर। लैंड किससे खरीदी थी ना हमने? वो बंदा यूके रेजिडेंट था और उसको हमने पे नहीं किया था। लेट से हमने 1 पाउंड की लैंड खरीदी, कितने की? तो वो बंदा हमारी बुक्स में क्या है, 1 पाउंड से पेएबल है। पेएबल हमारे लिए एक मॉनेटरी आइटम है। क्यों मॉनेटरी आइटम है? क्या पेएबल कोई यूनिट ऑफ करेंसी है? पेएबल एक लायबिलिटी है, वो यूनिट ऑफ करेंसी तो है ही नहीं, यूनिट ऑफ करेंसी तो एसेट है। लेकिन पेएबल के साथ एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, एक मुआहिदा हुआ हुआ है ना कि भाई उसको एग्जैक्ट एक यूनिट ऑफ करेंसी जो कि 1 पाउंड है वो पे करना है हमने। है सर, इसका मतलब पेएबल विल बिकम क्या चीज? अ मॉनेटरी आइटम। तो लगा रहे बात करें। तो IAS 21 की कुछ रिक्वायरमेंट है कि भाई जब कोई मॉनेटरी आइटम है ना तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए एक है ट्रांसलेशन। क्या करना? एक है रीट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब समझे, फर्स्ट टाइम एंड री री रिपीट से, समझे कि नहीं? फिर दोबारा से उसको ट्रांसलेट करना, रीट्रांसलेट करना। मैं मॉनेटरी आइटम की बता रहा हूँ, छोटा सा क्वेश्चन। हमने आज खरीदी है लैंड, तो पेबल हमारा 1 पाउंड से बना, 1 पाउंड ही रखें। क्लियर है कि नहीं? हमारा ईयर एंड क्या बाहर है, 30 जून को लगा रहे बात के नहीं, और हमने सेटलमेंट करनी है 14 अगस्त को। बात समझ है कि नहीं? तो ये 3 डिफरेंट रेट्स पर 3 डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स होंगे। और मॉनेटरी आइटम का नाम क्या रखा हुआ हमने, फटाफट बोले। पेबल, ऐसे ही है ना? अब अगर पेबल है ना, और पेबल को हमने पे करना है किसमें? पाउंड्स में। तो पाउंड्स को पाक रुपये में कन्वर्ट करना है हमने। तो IAS 21 कहता है कि भाई एक ट्रांजेक्शन डेट पर आप स्पॉट रेट पकड़ो और पेबल यानी कि मॉनेटरी आइटम को ट्रांसलेट करो। क्लियर है क्या नहीं? और ट्रांसलेट करने के बाद उसको रीट्रांसलेट करो। किस दिन? क्लोजिंग रेट के साथ। कब? SOP डेट पर। SOP डेट समझ रहे ना, जो ईयर एंड है। और फिर रीट्रांसलेट करो जब आप उसकी सेटलमेंट करोगे। बोला करे बात की नहीं, सेटलमेंट समझ नहीं, सेटलमेंट 14 अगस्त को हमने करनी थी। तो मॉनेटरी आइटम की मेरा ख्याल है अगर देखा जाए 3 टाइम्स एडजस्टमेंट हुई। पहले ट्रांसलेट किया आपने फॉरेन करेंसी से, किसमें? फंक्शनल करेंसी यानी पाक रुपये में। फिर उसको रीट्रांसलेट किया किस रेट के साथ? जो ईयर एंड पर, वो कौन सा रेट होता है? क्लोजिंग रेट। और फिर उसको रीट्रांसलेट किया आपने सेटलमेंट की डेट के वक्त, और वो रेट कौन सा होगा सर? वो स्पॉट रेट होगा। मेरा ख्याल है समझ आ रही है कि नहीं? तो अब जब आपने इनिशियली उसको ट्रांसलेट किया ना, तो अल्लाह के बंदो कोई गेन लॉस तो नहीं होगा ना? क्या ख्याल है? मतलब जिस तरह से मैं डॉलर की बात करूं यहाँ पर, तो मेरा ख्याल है $1 280 का था, तो 280 से इनिशियली रिकॉर्ड होगा। और लेट से अगला रेट जो है ईयर एंड का है, कब है? तो मेरा ख्याल है 20 का एक्सचेंज डिफरेंस आया। अब ये 20 का एक्सचेंज डिफरेंस जो होगा ना, इधर ये एक्सचेंज गेन होगा या एक्सचेंज लॉस होगा। वो लगा रहे बात क्या नहीं? तो एक पैट रूल याद कर लें IAS 21 की लाइट में, कि जो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की वजह से या जो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन की वजह से एक्सचेंज गेन या लॉस आता है ना, और वो आइटम्स कौन सी हो जिन पर एक्सचेंज गेन या लॉस आ रहा हो, मॉनेटरी। क्या? तो उन उस गेन का या उस लॉस का अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है ना, वो है P&L। क्या है?
पीएनएल याद है ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जिसमें वो फेयर वैल्यू गेन भी जाता था, फेयर वैल्यू लॉस भी जाता था, जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट की अमोर्टाइजेशन एज एन इनकम बन के भी आती थी, एंड मेरा ख्याल है उसमें कॉस्ट ऑफ सेल भी आती थी पीएनएल में। कॉस्ट ऑफ सेल याद है, वो सेगमेंट ट्रेडिंग अकाउंट था। वो लगा रहे हो बात क्या नहीं, चीजें सारी अल्लाह के बंदों वही है, बस रिपोर्टिंग वन की जगह नाम बदल के क्या बन गया है। अब रिपोर्टिंग टू में भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वही स्टैंडर्ड्स की लाइट में आपने चलाने हैं, लेकिन नए स्टैंडर्ड के साथ देखेंगे हमने। तो मॉनेटरी आइटम को कितनी दफा ट्रांसलेट किया हमने? 3 टाइम्स नहीं बेटा, 1 टाइम ट्रांसलेट किया, 2 दफा रीट्रांसलेट किया, और शायद 1 टाइम ट्रांसलेट करके 1 टाइम ही रीट्रांसलेट करना पड़े। छोटी सी एग्जांपल, मेरा ट्रांजेक्शन डेट क्या है आज? 19 मार्च, और सेटलमेंट कब होनी है? 31 मार्च को। कब? तो आज का भी एक्सपोर्ट रेट है और 31 मार्च का भी एक एक्सपोर्ट रेट होगा, और ईयर एंड क्या है मेरा? 30 जून से पहले वो पेएबल मेरा ख्याल है सेटल होके खत्म हो गया होगा। तो ईयर एंड पर तो वो पेएबल या मॉनेटरी आइटम एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, एंड वंस वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही तो मैं क्यों उसको रीट्रांसलेट करने का सोचूंगा क्लोजिंग रेट पर? वो क्लियर है क्या नहीं? ले जी, आज मेरा ईयर एंड है, क्या मेरी बुक में कोई भी फॉरेन करेंसी का ना रिसीवेबल है ना पेएबल है, तो डू आई नीड टू शो एनी एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस इन आर P&L एज वेल? रीजन ना होने का समझ आ रही है? इस बंदे ने मुझे 5,000 की चीज खरीद कर, पेमेंट कितनी करी थी? 5,000 रुपए। तो IAS 21 की कोई इन्वॉल्वमेंट है इस ट्रांजेक्शन में? IAS 21 कब इन्वॉल्व हो रहा है? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी इज एनी करेंसी विच इज अदर देन। आपको उसी तरह से इसकी भी ना वो जो समरी फाइल नहीं होती, वो एक एक दो दो पेजेस की मिल जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट पहले समझ आया होगा तो आप हैंडल कर सकेंगे। तो फॉरेन करेंसी कौन सी करेंसी है? अ करेंसी विच इज अदर देन फंक्शनल करेंसी, एंड प्राइमरीली जो फंक्शनल करेंसी है वो आपके फंक्शनल करेंसी से, बस आप याद रखें सारे के सारे फंक्शन उस करेंसी में आप डील कर रहे हैं। जो उसके कुछ प्राइमरी फैक्टर्स भी होते हैं उसको जज करने के लिए, कुछ उसके सेकेंडरी फैक्टर्स भी होते हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी नहीं। हम एक छोटा सा ट्रांजेक्शन करते हैं जिसमें एग्जाम्पल 1, on 1st Jan 2025, MQ Limited bought goods from a foreign supplier on credit for $100. Year end of company is 30th June 2025. The payment will be made on 31st July 2025. MQ Limited uses परपेचुअल समझते हैं या कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री इसी में डालते हैं। डेट्स का सीक्वेंस समझ आ रहा है? ऑन, ये कब खरीदा? फर्स्ट ऑन 28th of Feb 2025, MQ Limited sold this inventory to a foreign customer for, ये कौन सी करेंसी है जी? पाउंड। कितने में हमने खरीदी थी ये चीजें? 1000 नहीं बेटा, 100 में। हम इसको 150 पाउंड में सेल कर रहे हैं, ठीक है? ऑन क्रेडिट, द पेमेंट will be received on 14th
अगस्त 2025। और एक डेट का कॉलम है और एक्सचेंज रेट्स हैं और एक डेट है जी 1 Jan 25। इसमें $1 इक्वल है ₹200 के। फिर अगली डेट क्या थी जी, अगर डॉलर वाइज हम चलें? 30 जून नहीं, उसके बाद थी 31 जुलाई। 28 Feb 25 को 1 पाउंड इक्वल है ₹300 के। पाउंड समझ आ रहा है, ये एक अलग ट्रांजेक्शन था। फिर 28 के बाद कब हुआ था जी ट्रांजेक्शन कोई? 30 जून। 30 जून। $1 इक्वल है ₹240 के एंड 8 पाउंड इक्वल है ₹310 के। ठीक है। और फिर ट्रांजेक्शन सेटलमेंट की डेट में मेरा ख्याल है 31 जुलाई। 31 जुलाई सब 25 के होंगे। $1 इक्वल हो गया ₹245 के। और 14 अगस्त 25 1 पाउंड इक्वल है किसके? ₹350 के। ये सारा एक क्वेश्चन का डाटा है, क्लियर है? और इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है? पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एमक्यू लिमिटेड assuming PKR stands for PKR पाक रूपी, ठीक है ना? PKR एज फंक्शनल करेंसी। खरीदा क्या है आपने, बताएं? गुड्स। गुड्स कौन सी चीज होती है आपकी? इन्वेंट्री टाइप। और इन्वेंट्री मेरा ख्याल है आपने नॉन करंट एसेट कभी भी नहीं सुना होगा। हाँ, बन जाती है वो नॉन करंट एसेट अगर आप उसकी इंटेंशन बदल दें कि आपने एक एसी खरीदा था बेचने के लिए, बाद में इंस्टॉल करा दिया। तो भाई साहब जरा सुन ले, थोड़ी सी बात हो रहा है, अंदर खत्म कर, यकीन कर ले जी। इसके अंडर हमने, ये कौन सी क्लास चल रही है जी अभी? पारा 2 में भी देख लें, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला ही जर्नल बन रहा है। जिस लेवल पे भी जर्नल एंट्रीज मांगेगा ना, तो आपने उसको जर्नलाइज करना है, यानी कि प्रॉपर उसके कॉलम्स के साथ शो करना है। ले जी, अगर हम सॉल्व करते हैं तो एम क्यू लिमिटेड का जर्नल है जी, उसमें एक कॉलम बनाते हैं डेट का, एक इसका जी पर्टिकुलर्स का, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एंड रिमेंबर यहाँ पे क्या आएगा? रुपीस का साइन। लेकिन हमारे ट्रांजैक्शन सारे किस में चल रहे हैं? फॉरेन करेंट, डॉलर में नहीं चल रहे खाली। डॉलर में भी चल रहे हैं, पाउंड्स में भी चल रहे हैं, रियाल में भी चल सकते हैं, लेकिन पाक रुपए के अलावा जो भी करेंसी होगी वो कौन सी होगी? और जब फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होगी तो फॉर श्योर IAS 21 को इनविटेशन देनी पड़ेगी हमें। तो हम पहले ट्रांजेक्शन की बात करते हैं जिसमें हमने क्या किया, ये समझ रहे हैं? ये येलो हाइलाइटर जो लगा हुआ है, क्या किया हमने? खरीदी हैं चीजें। अच्छा, आपको पता है एक क्वेश्चन और उसमें जर्नल एंट्रीज मांगी जाए तो डेट्स का सीक्वेंस फॉलो करना है आपने। बात समझ आई कि नहीं? मतलब अगर एक एसेट आपने 1 जनवरी खरीदा, PPE कब खरीदा? कॉस्ट मॉडल लगाना था, यूजफुल लाइफ क्या थी, डेप्रिसिएशन का मेथड क्या था, वट। फिर उसके बाद आपने मिसाल के तौर पर 1 अप्रैल को एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी खरीदी। तो जब आप इनको जर्नलाइज करेंगे ना, तो 1 जनवरी का PP करने के बाद उसकी डेप्रिसिएशन की तरफ नहीं चले जाएंगे, फिर 1 अप्रैल आएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी रिकॉर्ड होगी, फिर ईयर एंड पे जाके आप डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल यूज कर रहे थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, उसके मुताबिक उसको हैंडल करेंगे एंड वगैरह वगैरह। अब हमारे सामने पहली तारीख कौन सी है जी? 1 जनवरी को क्या खरीदा आपने? $100 की चीजें। ध्यान से जरा देखिएगा जी। और सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं हम? सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है 1 जनवरी को आप क्या एंट्री पास करेंगे?
परचेजेज नहीं भाई ना, पहला सवाल ही। इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे हम और क्रेडिट क्या करेंगे? पेबल। am I राइट? कितने डॉलर की चीजें खरीदी हमने? और $1 ये स्पोर्ट रेट समझ आ रहा है? स्पोर्ट रेट इस दिन का स्पोर्ट एक्सचेंज रेट क्या है? $1 कितने का है? लो जी, $1 अगर 200 का है तो 200 से $100 को मल्टीप्लाई कर दें, कितना आता है? कितना? ये 20,000 पाक रुपी में कन्वर्ट हो जाएगा। जी जनाब बताएं को मसला। तो ये ट्रांजेक्शन कौन सा है जो हमने इन्वेंट्री खरीदने के साथ रिलेट किया? इसमें इन्वेंट्री एक एसेट पैदा हुआ और एक पेएबल लायबिलिटी आइटम पैदा। दोनों आइटम्स में से मॉनेटरी आइटम कौन सी है और नॉन मॉनेटरी कौन सी है? पेएबल कौन सा है और नॉन मॉनेटरी कंसीडर कर सकते हैं इन्वेंट्री को, क्योंकि इन्वेंट्री को यूनिट ऑफ करेंसी नहीं है। वैसे तो पेएबल भी यूनिट ऑफ करेंसी नहीं है, लेकिन इन्वेंट्री को कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है कि इन फ्यूचर हमें पैसे देगी या हम किसी को पैसे देंगे। नो, बट पेएबल एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है जिसमें हमने फिक्स नंबर ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी देना है। फिक्स नंबर ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी बताएंगे कितना? 20,000 रुपए? नो, फॉरेन करेंसी के फिक्स नंबर ऑफ यूनिट कितना? $100 हमने पे करना है, और ये $100 हमने पे कर दिया उसी दिन। नो। अगला ट्रांजेक्शन, जाग मेरे बच्चे। फिर उसके बाद क्या है, इन्होंने इन्वेंट्री की पेमेंट करनी है, मेरा ख्याल है 31 जुलाई को वो तो पेएबल को पेमेंट करनी है, लेकिन मीनवाइल 30 जून भी आता है और 30 जून को क्लोजिंग रेट वगैरह के साथ हमने कुछ करना है। इसको छोड़ें, आगे ये जो आपको नजर आ रहा है ग्रीन, इसने बेची हैं चीजें। कब बेची हैं? विच सिस्टम इज बिंग यूज? कौन सा? 28 फेब को। क्लियर है? जो चीजें इन्होंने बेची हैं, डू यू एग्री विद मी, दो अदर ट्रांजेक्शन होंगे, दो अदर एंट्रीज पास होंगी अगर हम कंटिन्यूस या परपेचुअल सिस्टम की बात करते हैं। चीजें हमने किस पर बेची हैं? क्रेडिट पर। तो समवन विल बिकम आर रिसीवेबल, ऐसा। और रिसीवेबल डेबिट करके सेल्स या रेवेन्यू क्रिएट करेंगे हम, ऐसा ही है। फिर एक और एंट्री होती थी कॉस्ट प्राइस के साथ, क्या करते थे हम? शाबाश, कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करके हम ये रोला पहले कर देते हैं। इन्वेंट्री मेरा ख्याल है हमारी बुक में कितने से थी? तो वो 20,000 उसकी कॉस्ट से क्रेडिट होकर खत्म हो गई, और ये 20,000 क्या बन गई? कॉस्ट ऑफ सेल में। ये मेरा ख्याल है ये इससे कैंसिल हो गई, इन्वेंट्री इज नो मोर योर इन्वेंट्री। अब रिसीवेबल आपका जो डेबिट होगा, मेरा ख्याल है ये आप डॉलर्स में नहीं कर रहे थे, ये किस में कर रहे थे? कितने पाउंड में आपने सेल की ये चीजें? 150 पाउंड। और पाउंड का रेट, ये स्पोर्ट स्पोर्ट रेट चाहिए हमें 28 फेब का। 28 फेब समझ आ रहा है? 1 पाउंड 300 का था, ऐसा ही है। 300 से मल्टीप्लाई कर दे जी, कितने पाउंड पे? 1 × 300। जी आंसर दें। 45,000। अल्लाह के बंदो, ये 45,000 के साथ हमारी बुक में रेवेन्यू भी रिकग्नाइज होगी एंड रिसीवेबल भी रिकग्नाइज होगा। इस वक्त हमारी बुक में दो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, एक पेएबल और एक रिसीवेबल, और ये दोनों चीजें मॉनेटरी आइटम्स हैं। इन मॉनेटरी आइटम्स को हमने रीट्रांसलेट नहीं किया हुआ, इनको हमने ट्रांसलेट किया हुआ फ्रॉम फॉरेन करेंसी इनटू फंक्शनल करेंसी। को मसला यहां तक आएगा, बताएं। अब तारीख को मुझे गाइड करेगा। पेएबल को पेमेंट किया हमने 31 जुलाई को, और रिसीवेबल ने हमें पेमेंट किया मेरा ख्याल है 14 अगस्त को। नो, अब हम ईयर एंड की बात करेंगे, और ईयर एंड पे जो एक्सचेंज रेट होगा उस रेट को क्या वर्ड दे रहे हैं हम? क्लोजिंग रेट। और क्लोजिंग रेट इस्तेमाल करेंगे हम ईयर एंड पर, इसको मैं रेड हाइलाइटर लगा रहा हूं, देखें। ये 30 जून 2025। एक एंट्री ये और एक एंट्री ये, इसमें सारी क्या होनी है? रीट्रांसलेशन ऑफ मॉनेटरी आइटम्स। क्या ये किसकी रीट्रांसलेशन है? ऑफ पेएबल। और ये रीट्रांसलेशन किसकी है? रिसीवेबल। हमारी फंक्शनल करेंसी क्या है यार? बोले फटाफट, क्या है? कितनी है? पाक रुपी, सॉरी। और पाक रुपी के अलावा एक फॉरेन करेंसी हमारी डॉलर, और एक फॉरेन करेंसी पेएबल। कौन सी करेंसी में सेटल होना है? डॉलर में, ऐसा ही है ना? और क्रेडिटर
ये बात अगर आप इंट्रो की क्लास में मारे ना बोंगी तो समझ आती है, कोई अकल काटे। क्रेडिटर ही है ना हमारा वो, क्या ख्याल है। और रिसीवेबल हमारा किस करेंसी में सेटल होगा, वो पाक रुपए में होगा। लेकिन पाक रुपए में गलत कह रहा हूँ, वो डॉलर्स में होगा। और डॉलर्स में होगा या पाउंड्स में होगा, ये चीजें सारी मैनेज करके चलने का मकसद है हमारा। पहला देखें जी, हम पेएबल की आराम से बात करते हैं। कितने का पेएबल था हमारी बुक में, 20,000 का। लेकिन हमने 20,000 किसी को नहीं पे करना, हमने तो उस अल्लाह के बंदे को $100 पे करना है। और हम ईयर एंड की बात कर रहे हैं, और ईयर एंड में $1 माशाल्लाह से, ईयर एंड पर $1 240 का हो गया। तो जिस वक्त स्पॉट रेट यानी कि ट्रांजेक्शन हुआ था उस वक्त वो 200 का था। तो एक्सचेंज डिफरेंस, दो डिफरेंट एक्सचेंज रेट पर, दो डिफरेंट डेट्स पर जो एक्सचेंज रेट है, एग्री करते हैं 40 का फर्क आ रहा है। न्यू रेट क्या है और ओल्ड रेट, वो पेट रूल जो शुरू से हम कर रहे हैं, न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे तो फर्क आता है, और वो फर्क गाइड करेगा पॉजिटिव साइन के साथ या नेगेटिव साइन के साथ, या आइटम को इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है। क्लियर है कि नहीं। तो आप इधर अल्लाह का नाम लेके क्या करें जी, इसमें देखें, न्यू रेट में से क्या करें, ओल्ड रेट माइनस करें। न्यू रेट क्या था जी, 240 का, ओल्ड रेट 200 का। इसका डिफरेंस मेरा ख्याल है +40 आया, क्या ख्याल है, कोई मसला कोई तकलीफ। ये मैं डॉलर की सेंस में बात कर रहा था। अब 40 से क्या करना है, वी हैव टू इंक्रीज आर पेएबल। आई होप ये बात समझ आ चुकी होगी। तो पेएबल क्या चीज है हमारे लिए, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे हम, तो यहां पर अल्लाह का नाम लेके आप क्या करें, पेएबल लाइबिलिटी इंक्रीज कितने से, ये 40, मेरा ख्याल है ये 40 की बात कर रहा हूं ना मैं, पर डॉलर है ये, ऐसा है कि नहीं। तो आप इस 40 को मल्टीप्लाई करें, आपके डॉलर्स कितने हैं जी उस पेएबल के साथ रिलेटेड, 100 से। आंसर दें, व्हाट इज 4,000। तो ये 4,000 ₹5 से, ये पेएबल इंक्रीज तो क्रेडिट हो गया ना। डेबिट क्या होगा, एक्सचेंज लॉस, और इसकी डेस्टिनेशन P&L एज एन एक्सपेंस होगा, क्योंकि ये कौन सी आइटम है, मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम का गेन होगा या लॉस होगा, कहाँ जाएगा। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता था कि ये 190 होता और ये 200 होता, तो ये -10 था। इसका मतलब था वी हैव टू डिक्रीज आर पेएबल। और 10 को मल्टीप्लाई करते 100 से, तो 1,000 से डिक्रीज बनती थी पेएबल। तो पेएबल डिक्रीज डेबिट करके एक्सचेंज गेन ग्रेड हो जाना, और वो भी P&L में एज अनदर इनकम चला जाना। मेरा हाल समझ आ रही है। और ये करने के बाद, ओहो, एक चीज ट्रांसलेट हो गई। अब ठहरे, डॉलर का ईयर एंड पर रेट क्या है फटाफट बताएं। 240 हमारा फॉरेन करेंसी पेएबल कितने का है, 100 को 240 से जरा मल्टीप्लाई करें, आई मीन 2 लाख 20 पक्का। ये जादू हो चुका हुआ, अल्लाह जानता है ये जादू हो चुका हुआ। ईयर एंड पर आप पेएबल का अकाउंट बना के देखें ना, तो पेएबल आपकी बुक में पहले कितने से एग्जिस्ट कर रहा था, और पेएबल मजीद क्रेडिट हुआ, दो क्रेडिट इकट्ठे होके पेएबल एज एट ईयर एंड 24,000 से एग्जिस्ट कर रहा है आपकी बुक में। कोई मसला कोई तकलीफ। आपकी बुक में रिसीवेबल कितने से था यार, 45,000। लेकिन रिसीवेबल से आपने 150 पाउंड्स लेने हैं, और पाउंड्स भी ईयर एंड पे जाकर रीट्रांसलेट होगा, है ऐसा का नहीं। लो जी, इसमें क्या करेंगे हम, न्यू माइनस ओल्ड, और ये पाउंड्स के केस में। अच्छा जी, न्यू रेट क्या है पाउंड का, 310, और ओल्ड रेट मेरा ख्याल है 300 था, 310 एंड 300। आंसर क्या आया, +10। और ये पॉजिटिविटी इसकी बता रही है कि वी हैव टू इंक्रीज आर रिसीवेबल। मुझे नहीं पता कितने से होगा रिसीवेबल इनके, लेकिन रिसीवेबल एक एसेट है। तो मेरा ख्याल है रिसीवेबल को मैं डेबिट करूंगा, एसेट इंक्रीज। एंड यहां पर हम क्रेडिट क्या करेंगे, हम एक्सचेंज गेन, और ये भी कहाँ जाएगा, ये P&L में जाएगा। और ये रिसीवेबल के साथ जो इंक्रीज है, इस इंक्रीज को हैंडल करना है आपने। रिसीवेबल कितने का था जी ये, 100 का था। तो मेरा ख्याल है 150 पाउंड्स के साथ मल्टीप्लाई करें कितना, ये 1500 से, कितने से, 1500 से ये डेबिट और 1500 से ये क्रेडिट। ईयर एंड पर एक पाउंड का रेट क्या था, क्लोजिंग रेट
310, और आपने कितने पाउंड लेने हैं? 150 को 310 से मल्टीप्लाई करें, 446,500। आपकी बुक में 46500 बन चुका हुआ है। रिसीवेबल 45,000 प्लस 15 को क्लब करें तो एज एट ईयर एंड वो रिसीवेबल उतने से एग्जिस्ट कर रहा है जो एज एट ईयर एंड, क्योंकि आपको पता है एसओएफपी के अंदर आइटम्स जो जाती है वो एज एट होती हैं। तो एज एट ईयर एंड जो स्पॉट रेट एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिसे हम क्लोजिंग रेट कहते हैं, उसके मुताबिक उसको एडजस्ट होना चाहिए ना। तो हमारी बुक में हमारा पेएबल कितने से एग्जिस्ट कर रहा है बताएं? पेएबल कितने से एग्जिस्ट कर रहा है बाय द ईयर एंड? कितने से? वो समझ आ गया 24 कैसे आया? और उस 24,000 में वो पेएबल पैदा हुआ था 20,000 से, क्या? और उसके अंदर 4,000 का इजाफा एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से आया था। और एक्सचेंज डिफरेंस हमारे लिए अनफेवरेबल था, वजह महंगा हो गया था डॉलर। डॉलर महंगा होने से ये हमारे लिए फेवरेबल तब होता है जब इसकी बैकग्राउंड पे हमारा रिसीवेबल होता। और क्लियर है कि नहीं? वैसे तो पाउंड भी महंगा होगा, पाउंड ही महंगा होगा, 10 रुपए का फर्क हुआ तो पाउंड में, लेकिन पाउंड का बढ़ना हमारे लिए गेन क्यों है? क्योंकि उसकी बैकग्राउंड में एसेट है जिससे पैसे हमने लेने हैं। तो मैंने एक ही तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है एक सवाल में, दोनों चीजें डाल दी। और क्लियर है, तो मुश्किल तो नहीं है। इसी तरह आपके पास यहां तक क्या हो गया जी, आपका ईयर एंड आ गया, और ईयर एंड पर ये काम यहां तक तो हो गया। फिर एक डेट आएगी जी। पेबल को पहले सेटल किया था कि पहले रिसीवेबल की सेटलमेंट हो रही है? पेबल की सेटलमेंट 31 जुलाई को है जी, 31 जुलाई 2025। और मेरा ख्याल है 14 अगस्त 2025। इधर क्या है जी? सेटलमेंट ऑफ पेबल। और ये क्या है? सेटलमेंट ऑफ, ना तो ये पेबल आपका लोकल पेबल है, ना ये रिसीवेबल आपका लोकल रिसीवेबल, ये दोनों फॉरेन करेंसी वाले हैं। तो ये इसे हम कह सकते हैं फॉरेन पेबल, और इसे कह सकते हैं फॉरेन रिसीवेबल। पेबल को पे करेंगे तो क्या देना पड़ेगा जी उसे? अब जरा कॉमन सेंस यूज करें, क्या पे करना पड़ेगा? कैश या बैंक? रिसीवेबल हमें क्या देगा? कैश या बैंक? गैरत जगह इसकी और इसकी एंट्री आप हैंडल करें पहले कॉमन सेंस के साथ। आपको कितने डॉलर पे करने हैं? कितने डॉलर फटाफट बताएं। तो मेरा ख्याल है $100 आपने पे करने हैं। और कितने पाउंड्स आपको रिसीव होंगे? मेरा ख्याल है 150 पाउंड आपको रिसीव होंगे। आप कॉमन, बिल्कुल कॉमन सेंस यूज करें। अगर आपको $100 पे करने हैं, किस दिन पे करने हैं? किस दिन? तो 31 जुलाई को $1 कितने का था? 245। तो इधर अल्लाह का नाम लेके मल्टीप्लाई करें किससे? 245 से, ऐसा ही है ना? आंसर दें। 24500, तो इतने पैसे आपकी जेब से निकलेंगे, ऐसा क्या नहीं? तो कैश के थ्रू कितना गया क्रेडिट? 24,500। यू गॉट दिस पॉइंट? अब इसी तरह से अगर आपको 150 पाउंड रिसीव होंगे तो 150 पाउंड आपके पास 14 अगस्त को 350 के हिसाब से है ना। इसको मल्टीप्लाई करें 350 से, 5200, तो 52,500। कोई मसला? अब ये तो हो गया मतलब हाफ एंट्री वाला कॉन्सेप्ट। रुको, आपकी बुक में पेएबल कितने से एग्जिस्ट कर रहा था? 24,000 से जब आप पेएबल को पेमेंट कर रहे हो ना, तो पेएबल जितने से एग्जिस्ट कर रहा था वो 24,000 विल कम टू एंड। बोलो। तो पेएबल आर्ट की बुक में कितने से था यार? ये कैसे पता चला 24? मैंने दोनों ऊपर हाईलाइटर लगाए, मैंने क्रेडिट क्रेडिट में ऐड हो गए। अगर एक डेबिट होता और एक क्रेडिट होता तो मेरा ख्याल है 16,000 के साथ साथ एग्जिस्ट कर रहा होता। ठीक है। अब पेएबल डेबिट हो गया। आपकी बुक में रिसीवेबल कितने से एग्जिस्ट कर रहा था? 46। तो जब रिसीवेबल आपको पैसे दे देगा अल्लाह के बंदो, तो वो मेरा ख्याल है विल नो बी योर रिसीवेबल नाउ। रिसीवेबल कितने से था? 1500 में 46,46500, एम आई राइट? और यहाँ पर एक अगला मकसद जो था ना वो उसका पूरा हो चुका है, जरा चेक करें। पेएबल आपका 24,000 का था, क्या? 24,000 से जान छूट गई आपकी, लेकिन पे कितना करना पड़ा? और ये जो एक्स्ट्रा डिफरेंस, डिफरेंस किधर आ रहा है? ये 500 समझ आ रहा है? ये 500 किस वजह से आ रहा है? एक्सचेंज लॉस। और ये पी एंड एल में जाएगा 30 जून 2025 के नहीं, ये 30 जून 2026 में जाएगा, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन क्रॉस कर गया ईयर एंड की क्लोजिंग करने के बाद अगले ट्रांजेक्शन के साथ रिलेट कर रहा है। क्लियर होगी बात? क्योंकि यहाँ आपने अस्यूम किया भाई कि हमारा ईयर एंड किधर गया यार इसका,
ईयर एंड, ये ईयर एंड क्या है हमारा, तो ये मेरा ख्याल है ये इस अकाउंटिंग के अंदर फॉल नहीं कर रहा, लेकिन एंट्री तो हमें अकल होनी चाहिए ना क्या करनी है। इसी तरह से रिसीवेबल ने हमें देना था कितना, ऐसा ही है कि नहीं, ये उसने हमें रिसीवेबल हमने 46500 नहीं देना था, अल्लाह जानता रिसीवेबल ने हमें 150 पाउंड देना था। वो 150 पाउंड इस ट्रांजेक्शन की डेट से पहले हमारी किताबों में 46,500 से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जब सेटलमेंट डेट आई तो उससे ज्यादा पैसे आए। और ज्यादा पैसे आने का रीजन क्या था, क्या उसने पेमेंट डिले की है और हमने पेनल्टी ली है उससे, नो, वो जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो हमारे लिए फेवरेबल निकल आया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है जी, ये बीटा हम निकाल लेते हैं इधर जी, व्हाट इज 6,000, ये एक्सचेंज गेन कंसिडर होगा और ये भी कहाँ जाएगा, पी एंड एल में, लेकिन 2026 का जो ईयर एंड होगा उसके अंदर जाओ। मेरा समझ आ गई होगी, मुश्किल तो नहीं है जी, ये कोई मुश्किल नहीं है स्टैंडर्ड, वैसे मैं आपको अपना तजुर्बा थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन इनके अंदर जो एरर होने के मसले होते हैं ना, वो पता क्या होता है, हमें एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस समझ नहीं आता। एसेट अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, एसेट की वैल्यू में इजाफा अच्छी चीज है तो वो गेन ही है, लाइबिलिटी बुरी चीज है, लाइबिलिटी की वैल्यू में इजाफा गेन नहीं हो सकता, लाइबिलिटी की वैल्यू में इजाफा क्या होगा। तो अब अगर फॉरेन करेंसी में कोई एसेट है क्या, और वो फॉरेन करेंसी महंगी हो जाती है, ये क्या हुआ, अगर एसेट कौन सा है फॉरेन करेंसी में और वो फॉरेन करेंसी महंगी हो जाती है, तो आपके लिए ये गेन कंसीडर किया जाएगा। और अगर फॉरेन करेंसी सस्ती हो जाती है और एसेट है, तो ये मैंने कुछ भी नहीं दिया यार, ये आपकी दुआएं ना मिला रही हैं, खासकर इधर से सिग्नल कुछ आए और उन्होंने कोई मसला क्रिएट किया। चलो, एक्सचेंज गेन देखिए, दोबारा सुने, आखिरी बात है, अगर आपकी फॉरेन करेंसी का कोई रिसीवेबल है क्या, और फॉरेन करेंसी महंगी हो जाती है, फायदा कि नुकसान, ऐसा ही है ना, और फॉरेन करेंसी सस्ती हो जाती है, तो नुकसान है किसका, आप ही का नुकसान है ना, और वो फायदा हो या नुकसान हो दोनों सूरतों में कहाँ जाएगा, पी एंड एल में जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई फॉरेन करेंसी का पेएबल है और वो करेंसी सस्ती हो जाती है, फायदा है, वो लगा रहे कम पैसे दे के सेटल हो जाएगा अमाउंट, लेकिन अगर वो फॉरेन करेंसी सस्ती हो जाती तो फिर फायदा है, फिर सस्ती हो जाएगी फिर फायदा ही होगा, लेकिन शर्त क्या है, पीछे बैकग्राउंड में कोई लाइबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है कि नहीं, तो मॉनेटरी आइटम्स में हमने आज जो जिक्र किया है वो कौन सी दो चीजों का था, एक पेएबल का और एक रिसीवेबल का। बस जी, आज के लिए इतना ही काफी, और आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बताएं जी सर। नहीं देखो, इन्वेंट्री कौन सी आइटम है बेटा, मॉनेटरी आइटम के नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी आइटम को रीट्रांसलेट करने की आज हमने बात नहीं की, हमने किन आइटम्स की बात की है, मॉनेटरी आइटम। तो मॉनेटरी आइटम कब कब ट्रांसलेट और रीट्रांसलेट होगी, ट्रांजैक्शन डेट पर ट्रांसलेट होगी, ईयर एंड पर जाके क्लोजिंग डेट पर रीट्रांसलेट होगी, फिर सेटलमेंट की डेट पे जाके रीट्रांसलेट होगी, गेन लॉस कहाँ आएगा, पी एंड एल के अंदर जाएगा। नॉन मॉनेटरी शायद कल भी ना हम करें, डे आफ्टर टुमारो करें, क्योंकि मॉनेटरी के अंदर कुछ और गेम्स भी हैं, वो हम इंशाल्लाह अजीज कल लेके चलेंगे। इफ यू डोंट माइंड तो ऐसे एक दो क्वेश्चन नीचे होमवर्क में दे दूं पहले दिन ही, कोई जुल्म तो नहीं फील करेंगे, हैं। चले आज होमवर्क नहीं है, ठीक है, कल क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह लजीज कल जी।